प्यारे बच्चों, नात्सीवाद और हिटलर का उदय पाठ हम पढ़ रहे हैं। इस पाठ में अभी तक हमने हिटलर का उदय और दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय कैसे होती है यह पढ़ा है। आज हम नात्सीवाद अर्थात हिटलर की विचारधारा को समझेंगे। मुख्य रूप से इस विचारधारा को दो पहलुओं से समझने की कोशिश करेंगे। पहला है बेहतर नस्ल तैयार करना और दूसरा है बच्चों सीमाओं का विस्तार करना। बेहतर नस्ल तैयार करने के विचार को हिटलर ने वैज्ञानिक तर्क से न्याय संगत बनाने की कोशिश की। इसके लिए उसने चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांतों की मदद ली। डार्विन ने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा का सिद्धांत दिया था, जिसके तहत उसने प्रकृति में मौजूद पौधे और जीव जंतुओं के जन्म को, उत्पत्ति को जानने की कोशिश की। जैसे कि इंसान का जन्म वानर से कैसे हुआ। हर्बर्ट स्पेंसर ने चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए अतिजीविकता का सिद्धांत दिया। इसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहा जाता है बच्चों। इस सिद्धांत के अनुसार जो सबसे योग्य होगा वही जिंदा बचेगा, अर्थात जो प्रजातियां या स्पीसीज स्वयं को वातावरण के अनुकूल ढाल लेंगी वही पृथ्वी पर जिंदा रहेंगे। जैसे डायनासोर ने स्वयं को प्रकृति के अनुकूल ढालने में असमर्थ रहता है तो वह मर जाता है, लेकिन कॉकरोच ने स्वयं को प्रकृति के अनुकूल ढाल लिया, स्वयं में जिंदा रखने की ताकत को बनाए रखा। लेकिन एक बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि चार्ल्स डार्विन के चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया माना था, यानी नेचुरल प्रोसेस माना था, और इंसान की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं किया था। यानी जो भी प्राकृतिक प्रक्रिया है उसमें इंसानी दखलंदाजी को चार्ल्स डार्विन ने स्वीकार नहीं किया था। लेकिन नात्सियों ने डार्विन के विचारों का सहारा लेकर यह दलील दी कि जो नस्ल सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहेगी और कमजोर नस्ल खत्म हो जाएगी। इस नजरिए में ब्लॉन्ड नॉर्डिक जर्मन आर्यों को सर्वश्रेष्ठ नस्ल माना गया। ब्लॉन्ड का अर्थ है बच्चों नीली आंखों वाले, और यहूदियों को निम्न माना गया। बाकी तमाम समाजों को उनके रंग रूप के हिसाब से आर्यों और यहूदियों के बीच रखा गया, जिसमें मुख्य रूप से जिप्सी, अश्वेत, रूसी और पोलिश मूल के लोग शामिल थे। आर्यों को वांछित और बाकी यहूदियों व अन्य समाजों को अवांछित मानते थे, और यह मानते थे कि इन नस्लों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। नाची विचारधारा का एक पहलू हमने देखा, बेहतर नस्ल तैयार करना, जिसमें नॉर्डिक जर्मन आर्यों को सर्वश्रेष्ठ नस्ल माना गया, और इसी नस्ल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हिटलर लेता है। और बाकी जो तमाम समाज थे उनको किस तरह प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। इस समय हम नाची विचारधारा का जो दूसरा पहलू है उसे पढ़ते हैं, सीमाओं का विस्तार करना। और इस पहलू के पीछे हिटलर का जो वैज्ञानिक तर्क था बच्चों, वह था लेबेन्सट्राउम, जिसका अर्थ है जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा। इसके तहत नाचियों का यह मानना था कि अपने लोगों को बसाने के लिए, यानी जर्मन आर्यों को बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है, और इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठी करनी जरूरी है की भी जा सकती है। इसके तहत उन्होंने पोलैंड को, आपको ध्यान होगा जर्मनी के साथ लगता देश था पोलैंड, हमने पढ़ा भी है कि जर्मनी ने जब पोलैंड पर आक्रमण किया था उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हो गया था। तो पोलैंड किस तरह पहली प्रयोगशाला बनती है हिटलर की, हम आगे पढ़ेंगे। नात्सियों की यहूदियों के प्रति इतनी घृणा क्यों थी,
क्योंकि उनका मानना था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था और वे आदतन हत्यारे हैं और यहूदियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो वांछित जर्मन आर्य और अवांछित जिसमें यहूदी सबसे निम्न नस्ल के लोग थे और बीच के लोग भी हमने पढ़े, और सबसे ज्यादा जो हिटलर की प्रताड़ना के शिकार हुए बच्चों वो यहूदी थे। कारण क्या था अभी हमने समझा है। नस्लवादी राज्य की स्थापना को चरणबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। इस सोच के पीछे नस्लवादी राज्य की स्थापना थी और हिटलर ने अपने विचारों को किस तरह से साकार रूप दिया, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, 3 चरण पढ़ेंगे। पहला चरण है बहिष्कार, जिसमें 1933 से 39 तक हिटलर के द्वारा किए गए कार्य हम पढ़ेंगे। दूसरा जो चरण है उसे दड़बाबंदी कहा गया, 1940 से 1944 तक। याद रखना है यह वह समय था जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था। और तीसरा चरण है सर्वनाश, 1941 के बाद की परिस्थितियां हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला चरण पढ़ेंगे बहिष्कार, जिसमें नाथियों ने यह अवधारणा रखी कि हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जर्मन आर्यों के अलावा जितने भी समाज जर्मनी में थे उन्हें नागरिक ही नहीं माना गया। जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें ही जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, अन्य समाजों को नहीं। यहूदियों व जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी लगा दी गई। यहूदी राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकते थे, उनके व्यवसाय का बहिष्कार किया गया, सरकारी सेवाओं से उन्हें निकाला गया और यहूदियों की संपत्ति जब्त की गई और उनकी संपत्ति को बेच दिया गया। 1938 में सभी यहूदियों की संपत्ति का तहस नहस कर दिया गया, उन्हें लूटा गया, उनके घरों पर हमले हुए और यहूदी प्रार्थना घर भी जला दिए गए और उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं बच्चों कि यहूदियों को किस तरह से यातनाएं दी जा रही थी पहले चरण में बहिष्कार में। तो उनकी सारी संपत्ति छीन ली गई, उन्हें किसी प्रकार की सरकारी सेवा में नहीं रखा गया। और 1938 की हम घटना पढ़ रहे हैं कि उनके घर जला दिए गए, यहूदी प्रार्थना घरों को भी नष्ट किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। और नवंबर 1938 की इसी घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहा जाता है। एक चित्र दिखाने की कोशिश की है बच्चों। इस बेंच पे यह लिखा गया है कि ये सिर्फ जर्मन के आर्यों के लिए है, यहाँ सिर्फ जर्मन आर्य लोग ही बैठ सकते हैं। और दूसरा, यह एक समुद्र तट का इलाका है बच्चों, जहाँ सिर्फ जर्मन आर्य लोग ही आनंद मनाने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए आ सकते थे, बाकी समाज के लोग नहीं। एक तरह से नस्ल भेद की जो अवधारणा स्थापित की जा रही थी वह हम पढ़ रहे हैं। दूसरा चरण है बच्चों दड़बाबंदी। इसमें यहूदियों को बाकी समाज से अलग बस्तियों में बसाया गया और इन्हें ही घेटो या दड़बा कहा गया। और ये जो बस्तियां थी ये बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। संसाधन तो हमने देखा कि यहूदियों से छीन लिए गए थे, लेकिन उन्हें रहने के लिए जगह भी ऐसी दी गई जो बहुत ही पिछड़ी हुई थी, निर्धन इलाके थे। और खुद भी अब यहूदी गरीब और निर्धन हो चुके थे और भूखमरी, गंदगी और बीमारियों ने यहूदियों को घेर लिया था। तो दूसरे चरण जो दड़बाबंदी है उसमें नाथियों ने ये कहा कि तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं है। इतने प्रताड़ित किए गए बच्चों कि लोगों ने यहूदियों से ईसाई यानी धर्म परिवर्तन करना शुरू किया, लेकिन हिटलर ने इस धर्म परिवर्तन को भी समस्या का हल नहीं माना। और तीसरे चरण में हम सर्वनाश यानी खात्मा पढ़ेंगे यहूदियों का। एक चित्र में देखिए आप कि यहूदी आगे कुछ सामान लिए बैठा है और यह कह रहा है कि मेरे पास बेचने के लिए बस यही है।
घेटों के लोगों के पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तो दूसरा चरण दड़बाबंदी या घेटो आप समझ गए होंगे बच्चों। तीसरा चरण पढ़ते हैं कि सर्वनाश क्या था, तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। देखिए बच्चों, यह सबसे निकृष्ट, सबसे निम्नतम जो नाथी विचारधारा का पहलू है वो हम पढ़ रहे हैं कि नॉर्डिक जर्मन आर्यों के अलावा बाकी तमाम समाजों को जीने का अधिकार नहीं था। और यह सर्वनाश शुरू होता है 1941 में। एक मालवाहक गाड़ी है जो यहूदियों को गैस चैम्बर तक लेके जाएगी। देखिए बच्चों, दूसरा है गैस चैम्बर। यहूदियों और अन्य समाज के लोगों को यहाँ इकट्ठा करके इस चैम्बर में बंद कर दिया जाता था और जहरीली गैसें छोड़ दी जाती थी और मर जाते थे लोग। नीचे देखिए बच्चों, ये गैस चैम्बर में जिन लोगों का विनाश किया गया, जिन लोगों को मारा गया, उनके कपड़ों के ढेर हैं, उनके सामानों का ढेर है। नाथी विचारधारा के पहलुओं के अंतर्गत हमने बेहतर नस्ल तैयार करना पढ़ा है बच्चों, जिसमें नॉर्डिक जर्मन आर्यों को बेहतर नस्ल माना गया और बाकियों को निम्नतर। दूसरा पहलू हम पढ़ेंगे सीमाओं का विस्तार करना। और हमने देखा कि हिटलर की यह सोच थी कि जर्मन को दूसरे देशों के संसाधनों पर अधिकार करना चाहिए ताकि जर्मनी की शक्ति बढ़ाई जा सके। देखिए बच्चों, ग्रीन कलर में जो देश हैं वो क्षेत्र हैं जहां जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। पोलैंड, यूक्रेन, फ्रांस, नॉर्वे, युगोस्लाविया और ग्रीस हमने पहले भी पढ़ा है। तो पोलैंड पराजित हो जाता है जर्मनी से और पराजित पोलैंड को बुरी तरह से तहस नहस किया जाता है और पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्सों में पहुंचाया जाता है। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को मौत के घाट उतारा जाता है। बुद्धिजीवी कौन है बच्चों? पढ़े लिखे और शिक्षित लोग जो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं। तो बुद्धिजीवियों को सबसे पहले निशाना बनाया गया। पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक सत्र पर गुलाम बना लेने की चाल थी यह नाथियों की। आर्य जैसे लगने वाले बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया जाता था। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब होते हैं तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता था। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब नहीं होते थे तो उन्हें अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता था और जहां ज्यादातर बच्चे मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटो और गैस चैम्बर भी बनाए गए थे और यहूदियों को यहाँ बड़े पैमाने पर मारा जाता था। बच्चों, आज हमने नाथियों की विचारधारा के दो पहलू पढ़े। पहला था बेहतर नस्ल तैयार करने का इरादा और दूसरा था साम्राज्य का विस्तार ताकि जर्मन राष्ट्र के लिए ज्यादा से ज्यादा संसाधन इकट्ठे किए जा सकें और किस तरह यहूदियों और बाकी समाजों को मूल रूप से सफाया किया गया, उन्हें मारा गया। अभी तक हमने यह पढ़ा है। आगे हम नाथी जर्मनी में युवाओं की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।